आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूती के बाद हमास ने भी तोड़ी नेतन्याहू की कमर, गजा में कर दिए 4 से ज्यादा फौजी हलाक। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स ने किया एहतजाज, समान सैलरी और भत्ता जैसी मांगे एहतजाज में शामिल। एएमयू की वीसी नईमा खातून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वीसी की तकर्रुरी पर सवाल उठाई गई पिटीशन हुई खारिज। संभल हिंसा केस में सपा एमपी बर्क को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। झारखंड के वजीर सेहत इरफान अंसारी को मिली धमकी, बीजेपी के खिलाफ दिए बयान पर पेश की सफाई। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले, आधार शहरियत का सबूत नहीं है तो फिर क्या। बिहार में हिंदू परिवारों के घरों पर मुस्लिम नाम रजिस्टर, गांव वालों ने एक बड़ी सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज हुई वोटिंग, वजीर आजम मोदी ने डाला पहला वोट। पीएम मोदी ने सैलाब मुतासिर इलाकों का किया दौरा, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। एमएलए मिराज मलिक के हिमायत में उतरे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर उठाए संगीन सवाल। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आधार को माना जाए 12वां दस्तावेज। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन हटा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल पर यमन से ताबड़तोड़ हमलों की झड़ी के बीच गजा में हमास ने भी इजराइल के खिलाफ अपने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। हमास ने गजा के जबालिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 से ज्यादा इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया है। पहले से ही लड़ाकों की भारी कमी का सामना कर रही इजरायली फौज को ये हमास की तरफ से एक और तगड़ी चोट है। ऐसे में नेतन्याहू की हालत बुरी तरह खराब है, क्योंकि हमास और हूती उसे किसी भी जानिब से अपने ताबड़तोड़ हमलों से उभरने नहीं दे रहे हैं। हमास का ये बड़ा हमला बीते रोज यरूशलेम में इजरायलियों पर हुए अटैक के बाद हुआ है। नेतन्याहू इस वक्त शदीद दबाव में है। एक तरफ पूरा मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो गया, दूसरी तरफ गजा और यमन से रेजिस्टेंस के हमलों ने उसकी कमर तोड़ दी है। यमन के मुसलसल ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब गजा में हमास ने भी इजराइल को एक और बड़ी चोट दी है। अल मैदीन के मुताबिक नॉर्दर्न गजा के जबालिया इलाके में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने आईईडी और टैंक रोधी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हमले किए, जिनमें 4 इजरायली फौजी मारे गए। इजरायली फौज ने तस्दीक की है कि नॉर्दर्न गजा पट्टी के जबालिया ऑपरेशन में आर्म्ड कोर से ताल्लुक रखने वाला लेफ्टिनेंट मतान भी मारा गया। गजा में तैनात इजरायली यूनिट के मुताबिक जबालिया में आईईडी धमाके में आर्म्ड कोर के 4 सिपाही मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह के वक्त फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक इजरायली टैंक क्रू पर हमला किया, जिसके बाद टैंक और उसके कमांडर पर फायरिंग की गई। टैंक में आग लग गई और उसका क्रू हलाक हो गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर से गजा के जख्मियों को बचाया गया। ये ऑपरेशन उसी वक्त चल रहा था जब अल-कुद्स में गोलीबारी के एक वाक़ये में 6 इजरायली मारे गए थे। बता दें कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस गजा सिटी पर कब्जे की कोशिश कर रही इजरायली फौज की घुसपैठ का सख्त मुकाबला कर रहा है। अल कस्साम ने ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने अल जैतून के साउथ वेस्ट में स्ट्रीट 8 पर यासीन 105 शेल और शवज आईईडी से एक मरकवा टैंक और D9 बुलडोजर पर हमला किया। इस तमाम हमले में कई इजरायली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की खबर है। इजरायली फौजी हुक्काम ने मान लिया है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी पहले से ज्यादा असरदार हो चुकी है। उनका कहना है कि हमास के लड़ाके अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा दिलेर हो चुके हैं और इजरायली फौज का सीधे मुकाबला कर रहे हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स के आला कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने रोहिंग्या मुसलमानों और मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह लेने वाले लोगों की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, यूरोप मुल्कों और हिंदुस्तान में रह रहे पनाह गुज़ीनों को लेकर इन मुल्कों से दरख्वास्त की कि वह इस सिलसिले में ठोस कोशिशें करें। वॉल्कर तुर्क का दावा है कि हिंदुस्तान ने रोहिंग्या मुसलमानों को समुंदर और जमीनी रास्तों से मुल्क से बेदखल किया है। वॉल्कर तुर्क ने कहा कि कुछ मुल्कों में हिजरत करने वालों पनाह गुज़ीनों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली पॉलिसियां और अमल आम हो गए हैं, जो गहरी तशवीश की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का एहतजाज हुआ। उनकी कई बड़ी मांगे हैं, जिनमें बराबर तनख्वाह और भत्ते शामिल हैं।
इससे पहले AMU में स्टूडेंट्स के जरिए भी एहतजाज किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर्स धरने पर बैठे थे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के जरिए किए गए इस एहतजाज में इंतजामिया से कई बड़ी मांगे की गई, जिनमें एक जैसी तनख्वाह और भत्ते देना शामिल है। एहतजाज के दौरान टीचर्स रजिस्ट्रार से भी खासा नाराज नजर आए। AMU टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस एहतजाज में रजिस्ट्रार गो बैक के नारे लगे। 8 सितंबर को टीचिंग स्टाफ क्लब पर हुए इस एहतजाज के दौरान डॉक्टर अशरफ मतीन ने कहा कि एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस को रोका जा रहा है और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें वाइस चांसलर की तकर्रुरी पर सवाल उठाया गया था। अदालत का कहना है कि ये पिटीशन सुनने के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर के तौर पर नाइमा खातून की तकर्रुरी को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को भी बरकरार रखा है। अदालत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये समाअत के काबिल नहीं है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर M रब्बानी ने वाइस चांसलर की तकर्रुरी पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल तशद्दुद मामले में सपा MP जियाउर रहमान बर्क को राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अगली समाअत तक गिरफ्तारी और दूसरी कानूनी कार्रवाई रोक दी है। वहीं सपा सांसद ने इल्जामात को सियासत से प्रेरित करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने संभल के MP MLA कोर्ट स्पेशल जज की अदालत में चल रही कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। सांसद बर्क के जरिए दाखिल की गई याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल बेंच समाअत कर रही है। हालांकि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तमाम इल्जामात को सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने याचिका में कहा कि वाकया के वक्त वो संभल में मौजूद ही नहीं थे बल्कि बेंगलुरु में थे। झारखंड के वजीर सेहत इरफान अंसारी को गुज़िश्ता रात धमकी भरा कॉल मिला, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें डराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उनकी हिफाजत बढ़ा दी और तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये कॉल उत्तर प्रदेश से की गई थी। झारखंड हुकूमत में कैबिनेट वजीर और कांग्रेस रहनुमा इरफान अंसारी को धमकी भरा फोन कॉल आया है। इसकी इत्तला मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस ने इरफान की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मिली मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे एक नामालूम शख्स ने इरफान अंसारी को फोन कर धमकी दी। धमकी देने वाले ने फोन पर कहा, बहुत बड़ा लीडर बनते हो, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें उड़ा दूंगा। इस धमकी से वजीर इरफान अंसारी और उनके हामी सकते में हैं। बाद में उन्होंने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। इस पर रद्दे अमल देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी दबाव डालने के लिए उन्हें बार बार डराया जा रहा है। बोकारो में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे इरफान अंसारी बीजेपी को लेकर दिए गए अपने बयान का दिफा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मेरे जरिए दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। असल में उन्होंने बीजेपी को कब्र में गाड़ने की बात कही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि अब इरफान अंसारी ने कहा कि उनके बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत इंतखाबी आयोग को हिदायत दी कि वो आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज माने, जिसे बिहार की तर्जुमशुदा वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए पहचान के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम हुक्म जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर कबूल किया जाए, जिसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पहचान के सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आधार शहरियत का सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर समाअत के दौरान कोर्ट ने इंतखाबी आयोग को हुक्म दिया कि वो अपने अफसरों को हिदायत जारी करें कि आधार को पहचान पत्र के रूप में कबूल करें। इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि अगर आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास बाप दादा के दस्तावेज नहीं है उनका क्या होगा। सहारनपुर से MP इमरान मसूद का रद्दे अमल सामने आया है। कांग्रेस MP इमरान मसूद ने आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के तौर पर मानने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आधार कार्ड को शहरियत का सबूत नहीं माना जाएगा तो फिर शहरियत का और क्या सबूत होगा। मसूद ने पूछा कि जिनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट या उनके बुजुर्गों के दस्तावेज मौजूद नहीं है, क्या उन्हें गैर मुल्की करार दिया जाएगा। नायब सदर इंतखाब पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि NDA के अंदर इस बार बेचैनी और बौखलाहट साफ नजर आ रही
रही है, जो हकीकत में अपोजिशन की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाब मुल्क की रूह को बचाने के लिए हो रहा है और अगर कुछ लोगों का जमीर जाग जाए तो मुल्क की रूह बच जाएगी। बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में हिंदू खानदानों के घरों में मुसलमान नाम दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि जिन लोगों के नाम रजिस्टर हैं वो गांव में रहते ही नहीं हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा इलाके के तहत आने वाले कटेसर पंचायत के मोहनपुर गांव में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आने वाले इंतखाबात से पहले रियासत में इंतखाबी आयोग के जरिए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चलाया गया था। इसी दौरान गांव के लोगों ने शिकायत की है कि हिंदू घरों में मुसलमान वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। गाँव वालों का कहना है कि ये कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी साजिश मालूम होती है। गाँव में अफवाह, खौफ और नाराजगी का माहौल फैल गया है। गाँव के वार्ड 6 में ज्यादातर हिंदू खानदान रहते हैं। यहाँ कई घरों में मुसलमान अफराद को दिखाया गया है, जबकि असल में वहाँ हिंदू फैमिली ही रहती है। असम हुकूमत पर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। पार्टी के एक डेलीगेशन ने उन इलाकों का दौरा किया था जहां हुकूमत ने बुलडोजर चलाया था। ये कार्रवाई बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है। असम में बांग्ला जुबानी मुसलमानों का दर्द बयां करते हुए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया संसदीय बोर्ड के सदर सैयद तहसीन अहमद ने कहा कि मुसलमानों के पास तमाम दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद उनके घरों और दुकानों को ढहा दिया गया। उन्होंने कहा कि हालात इतने संगीन है कि उनके मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तहसीन ने कहा कि ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर एक पूरे गांव को बर्बाद करना दुरुस्त है। असम हुकूमत ने कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ये कार्रवाई की है। तहसीन ने बताया कि असम के मुसलमानों पर हुए जुल्म और बर्बरियत की समीक्षा के लिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का 8 रुकनी वफद 3 अगस्त को असम पहुंचा था। इस दौरान उन्होंने मुतासिरा इलाके का दौरा किया और वहां के लोगों का हाल जाना। तहसीन ने इल्जाम लगाया कि हसीला बल में सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर 687 मुसलमान खानदानों को बेघर कर दिया गया। आज देश के 15वें नायब सदर के लिए चुनाव का इनेकाद किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। अपोजिशन के लीडरान भी वोटिंग करने पहुंचे। नायब सदर इलेक्शन में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। एनडीए ने किसी भी चूक से बचने के लिए इस बार मैन टू मैन मार्किंग की स्ट्रेटजी बनाई है। इसके तहत सांसदों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया और हर ग्रुप का एक इंचार्ज बनाया गया। तादाद की बात करें तो एनडीए का ही पलड़ा भारी नजर आता है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। इस दौरान जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली। एनडीए ने 68 साल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया ने 79 साल बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और उड़ीसा के साबिक सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति इंतखाब से किनारा किया। दोनों पार्टी ने किसी भी इत्तेहाद का समर्थन नहीं किया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के हालात की वजह से वोट डालने से इनकार कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आफतजदा इलाकों के दौरे पर हैं। उन्होंने कांगड़ा और चंबा का दौरा किया। शदीद बारिश की वजह से मणि महेश यात्रा रास्ते को पहुंचे नुकसान का भी जायजा लिया। इसके बाद वजीर आजम कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आफतजदा जिलों चंबा और कांगड़ा का दौरा किया। दोनों जिलों में हुए नुकसान का हवाई सर्वे करने के बाद वजीर आजम कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर और बीजेपी सूबा सदर डॉक्टर राजीव बिंदल ने उनका इस्तकबाल किया। फौज के हेलीकॉप्टर से पठानकोट से पीएम कांगड़ा पहुंचे और अब वो आफत के हालात को लेकर सीएम सुक्खू समेत दीगर ओहदेदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत हिंद इस सानिहा की घड़ी में मुतासिरा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो सैलाब और लैंडस्लाइड से पैदा हुए हालात का जायजा लेने हिमाचल और पंजाब जा रहे हैं। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत हर मुमकिन मदद और ताउन देने के लिए पाबंद है। नेपाल में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 19 लोगों की मौत के बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया बैन हटा लिया है। साथ ही तशद्दुद की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नेपाल की दारुल हुकूमत काठमांडू की सूरत हाल इंतहाई तनावपूर्ण है। हालात को देखते हुए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है।
अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली मुल्क छोड़ सकते हैं। आज के रोज मुजाहिरीन ने कई रहनुमाओं और साबिक वजीर आजमों के निजी मकानों में तोड़फोड़ की। कई जगहों पर मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस को दौड़ाते हुए नजर आए। आज मुजाहिरीन ने जमावड़े पर लगी पाबंदी को न मानते हुए तलबा को मत मारो जैसे नारे लगाए। मुजाहिरीन में ज्यादातर तालिबे इल्म शामिल थे। चश्मदीदों के मुताबिक कलंकी इलाके में मुजाहिरीन ने सुबह से ही सड़कों को ब्लॉक करने के लिए टायर जलाए। उन्होंने केपी चोर, मुल्क छोड़ और भ्रष्ट रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे भी लगाए। नेपाल की हुकूमत ने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए पाबंदी हटा ली। नेपाल के वजीर इत्तलात पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये ऐलान वजीर आजम के साथ हुई हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग के बाद किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अवाम के जज्बात और मुल्क में बनी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला लिया। दूसरी तरफ वजीर आजम ओली ने इस दौरान हुए तशद्दुद की वारदातों पर अफसोस का इजहार किया। वजारत खारिजा ने मंगल के रोज कहा कि भारत नेपाल में हुए एहतजाज के दौरान नौजवानों की मौत से बेहद दुखी है और उसे उम्मीद है कि अमनो अमान के साथ मसाइल का हल निकाला जाएगा। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने ब्रिक्स मुल्कों को वेम्पायर कहा और इल्जाम लगाया कि ये तंजीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेंगी क्योंकि ये मुल्क एक दूसरे से नफरत करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को लेकर कहा कि हिंदुस्तान को किसी न किसी वक्त अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात पर राजी होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रूस और चीन के साथ खड़ा नजर आएगा, जो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर नवारो ने कहा, असल हकीकत ये है कि इस ग्रुप का कोई भी मुल्क तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक वो अमेरिका को अपना सामान नहीं बेचता, और जब वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो अपनी नाइंसाफाना तिजारती पॉलिसियों से वेम्पायर की तरह हमारी नसों का खून चूसते हैं। रियल अमेरिकाज वॉइस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नवारो ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ब्रिक्स इत्तेहादी कैसे एकजुट रह सकते हैं, क्योंकि तारीखन ये सब एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते रहे हैं। नवारो ने हिंदुस्तान पर तंज कसते हुए कहा, वो दशकों से चीन के साथ जंग लड़ रहा है और हाँ, पाकिस्तान को परमाणु बम चीन ही ने दिया था। अब आपके पास हिंद महासागर में चीनी झंडे वाले जहाज घूम रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए आप इसे कैसे संभालते हैं। नवारो ने चेताकर कहा कि हिंदुस्तान को किसी न किसी वक्त अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात पर राजी होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुस्तान रूस और चीन के साथ खड़ा नजर आएगा और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान हुकूमत इस बात से रंजीदा हुई है कि मैंने हिंदुस्तान को टैरिफ का महाराजा कहा था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अमेरिका के खिलाफ दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क इतना ऊंचा टैरिफ नहीं लगाता जितना हिंदुस्तान लगाता है। हमें इससे निपटना होगा। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।